129 अमेंडमेंट के जो भारत के संविधान में एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संशोधन के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा रिजोल्यूशन के बाद बनी और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में लगभग टोटल 41 मेंबर हैं। जब सभी पार्टी जो हैं, जो बड़ी पार्टी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है और एक साथ चुनाव कराना वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा का, इसके लिए लंबे समय तक ये मुहिम चल रही थी और जो ये विजन और दूरदर्शी और सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में एक साथ चुनाव होने से लोकसभा और विधानसभा का, उससे देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 7 लाख करोड़ रुपया का इजाफा होगा। एक साथ चुनाव नहीं कराने से इतना देश को नुकसान होता है। तो कमेटी ये धरातल जानने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है और ये 9वां राज्य है। 12 तारीख को हम उत्तर प्रदेश लखनऊ जाएंगे, सभी कमेटी के सदस्य, और वहां पर भी हम सुनवाई करेंगे सभी स्टेक होल्डर से, जनप्रतिनिधियों से, पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से। एक देश एक चुनाव, एक चुनाव का मतलब ये नहीं एक देश चुनाव हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव फेजेज में हों, लेकिन 5 साल में एक बार, अलग अलग समय पर नहीं। आज देश में ऐसा वर्ष कोई नहीं जाता है जब एक साल में 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। उससे एक देश एक प्रदेश के जो IAS ऑफिसर हैं, पर्यवेक्षक के रूप में दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो हर तरह से नुकसान होता है। क्योंकि हम अगर सोचे देखें इसको कि अलग अलग मतदाता सूची बनती है, तो चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी की, और उसके बाद में SIR के लिए कार्रवाई होती है, उसके लिए भी सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है। फिर चुनाव की जब बात आती है, पंचायत के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सब अलग अलग होने से उस समय बार बार वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और खास करके चुनाव जो होते हैं, स्कूलों में होते हैं, उसमें स्कूलें बंद रखनी पड़ती है और सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होता तो हमारे बच्चों को होता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब सरकारी कर्मचारियों की लगभग 70% लोगों की, लाखों की संख्या में, हर राज्यों में लाखों की संख्या में ये ड्यूटी लगती है और उसकी ड्यूटी लगने की वजह से एजुकेशन का जो फर्क पड़ता है, शिक्षा का, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। उसको तो हम क्वांटिफाई कर ही नहीं पाए कि कितना नुकसान होगा। ये हमें इसका परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है, ये हमें आने वाले वर्षों में मिलेगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा, खास करके सरकारी स्कूलों में, जिनमें हमारे गरीबों के बच्चे, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि वो बड़ी फीसें जो होते हैं प्राइवेट स्कूलों में वैध नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान जो है आने वाले टाइम में उनको होगा, क्योंकि उनके टीचर्स जो हैं इन सारे इलेक्शन के और सरकारी कामों में लगे रहते हैं और हमारे टूरिज्म अफेक्ट करता है। आप देखिए गोवा जैसी जगह में अगर उस समय एक बार विधानसभा के चुनाव हो, दूसरी बार अगर लोकसभा के चुनाव हो, तो 2 सीजन आपके जो हैं उसमें लॉस हो जाता है टूरिज्म का। तो जो टूरिस्ट स्टेट है उनको बहुत भारी लॉस होता है उसमें, और यही एक साथ हो जाए 5 साल में,
तो कम से कम जो है 4.5 साल जो गवर्नेंस का वक्त मिल जाता है। तो ऐसे कई प्रदेश हैं जिसमें टूरिज्म का नुकसान होता है, ऐसे कई प्रदेश हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो और प्रोडक्शन का अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ लेबर जो है चुनाव के वक्त माइग्रेट करती है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्शन का नुकसान कितना बड़ा है। जो इंडस्ट्रीज हैं जिसको बैंक से लोन लिया है और उनको प्रोडक्शन करना है, अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है लोन की, तो ऐसे समय में वो कई बैंकरप्सी में चले जाते हैं। तो उस समय जो है वो सबसे बड़ा नुकसान जो है एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, इकोनॉमी का भी होता है, प्रोडक्शन का भी होता है, बैंकों को भी नुकसान होता है। तो एक इकोनॉमिक साइकिल जो है उसको असेस करके मोटे मोटे जो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनकी कमेटी के सामने ये आना है कि देश को अलग अलग चुनाव होने से नुकसान होता है और एक साथ चुनाव होने से लोकसभा और विधानसभा का 7 लाख करोड़ रुपए का देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा। वही पैसा गरीबों के लिए काम में लिया जा सकता है, सोशल जस्टिस की योजनाएं जो सरकार की चलती है उसमें काम में लिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम में लिया जा सकता है। तो देश आगे बढ़ेगा उससे। विकसित भारत जो है हमारा सपना है कि 2047 में विकसित भारत बने, प्रधानमंत्री मोदी जी का और पूरे देश का। तो उसमें ये पैसा उपयोग में होगा तो सबके लिए, आप और हम सबके लिए, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए काम आएगा। तो ये समय आ गए हैं कि हमें सूझबूझ से काम कर करके देश के नेशनल इंटरेस्ट में काम करना। और कमेटी के मेंबर, मुझे इस बारे में खुशी है कि हम सारे कमेटी के मेंबर जो हैं हम हमारी पार्टी के बारे में नहीं सोचते। ये काम तो लोकसभा में होगा, बिल पास करते हो सकता है कि अपने अपनी पार्टी स्टैंड अलग है, लेकिन हमने सोचा कि इस बिल को कैसे इस तरह का बनाया जाए कि आने वाले सैकड़ों सालों तक ये कानून चले और देश जो है पूरे विश्व में मजबूत बने। हम जो फालतू का खर्चा है उसको बचाएं, फालतू के हमारी गवर्नेंस का नुकसान होता है उसको बचाएं, और भी जो नुकसान होते हैं अलग अलग चुनाव होने से उनको हम बचा सकते हैं। और ये कोई काम जो है ऐसा नहीं कि पहले एक साथ चुनाव नहीं होते थे। अगर आप देखेंगे कि 1952 से 1967 तक करीब 20 साल तक 4 जनरल इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ हुए। उस समय तो ईवीएम भी नहीं थी, बैलेट पेपर थे। और देश में जो है अगर कोई कहते हैं कि देखिए लोकसभा और विधानसभा के साथ होने से रीजनल पार्टीज को नुकसान होगा, तो आप देखेंगे कि हमारा मतदाता इतना समझदार है, उस पर अविश्वास करने का कोई हमारे साथ में कोई आधार नहीं है। तो उस समय भी वो बैलेट पेपर से जो 4 जनरल चुनाव हुए थे 1952 से 1967 तक, 20 साल तक उन्होंने ईवीएम नहीं होकर के उस समय बैलेट पेपर पे मतदान करते थे और विधानसभा में उसकी सूझबूझ से अलग वो करते थे, लोकसभा में अलग करते थे। कई बार अभी भी हम देखते हैं कि कई बार जैसे जो आम आदमी पार्टी के अगर हम देखें कि लोकसभा में उसके एक भी सीट नहीं होती थी, लेकिन विधानसभा में सारी सीट होती थी। तो इसीलिए मतदाता इस बात को समझता है कि विधानसभा में मुझे किसको वोट देना, लोकसभा में किसी देना, इसका कोई आधार नहीं। तो एक साथ चुनाव होने से चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, सबको फायदा है, देश को फायदा है। तो हमें नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब 1968 के चुनाव थे तो उस समय कांग्रेस के टाइम में भी करीब 7-8 विधानसभा को प्रीमेच्योर, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उनको डिसॉल्व किया गया क्योंकि चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए। लेकिन धीरे धीरे 1968 के बाद में कई नए राज्य बने, नए राज्य बनने की वजह से इलेक्शन साइकिल बदली, इलेक्शन कैलेंडर चेंज हुआ और इमरजेंसी की वजह से भी जो लोकसभा का क्रम बढ़ा दिया गया, उससे कैलेंडर, इलेक्शन कैलेंडर जो साथ था वो जो है उसको वो अफेक्ट किया, वो चेंज हुआ। और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह से बार बार जो
राष्ट्रपति शासित राज्यों में लगाए, कोई 100 से ज्यादा बार लगाए गए। उसकी वजह से भी इलेक्शन की साइकिल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। समय आते आते ओनली सिर्फ कुछ ही राज्य लोकसभा के साथ चुनाव में रह गए, 4-5 राज्य जिनके लोकसभा के साथ चुनाव होते हैं, बाकी सबके अलग अलग होते हैं। आज हाल ये हो गया है कि अगर आप देखेंगे कि प्रति वर्ष 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो एक पूरा देश एक इलेक्शन मोड में रहता है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां चुनाव चलते रहते हैं। ये तो लोकसभा और विधानसभा की बता रहा हूं, पंचायतों के म्युनिसिपलिटी के चुनाव तो चलते रहते हैं। तो हमें चुनाव जो है वो समय पे हो जाए और 5.25 साल करीब हमें सारा गवर्नेंस का समय मिले हमारे जनप्रतिनिधियों को, तब कहीं जाकर के हम कह सकते हैं कि इलेक्टेड डेमोक्रेसी हमारी है और वो अच्छी तरह से काम कर रही है। तो इसके लिए प्रयास उसके बाद में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी 1983 में रिपोर्ट की और एक साथ चुनाव कराने के लिए, और 2002 में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेटी बनी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा एक साथ चुनाव विधानसभा लोकसभा के कराए जाने चाहिए। उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 3 रिपोर्ट में ये कहा कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने से देश का हित है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, और अलग अलग चुनाव होने से देश को नुकसान होगा। यही नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसके चेयरमैन नंजियापन थे, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद थे, उनकी कमेटी थी, उसमें मैं भी मेंबर था। तो 21 मेंबर की कमेटी थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने की सिफारिश की, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सुनकर नीति आयोग का पेपर भी आया, उसमें भी एक साथ चुनाव कराने के लिए कहा। तो जब से ये कमेटी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, तब से हम लगातार सुन रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को। सबसे पहले हमने कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है एक साथ चुनाव होना, क्या फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्या डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो हमने सबसे पहले इसमें लीगल एक्सपर्ट्स की राय ली। तो भारत के 6 पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनसे हमने सलाह मशवरा किया, कमेटी के साथ बैठ करके उन लोगों ने इंटरेक्ट किया, और सभी ने लगभग यही बात बताई कि एक साथ चुनाव होने से लोकसभा और विधानसभा का, और जो बिल में प्रावधान है, पार्लियामेंट ने हमारे पास जो बिल भेजा है, उसके तहत में कोई भी किसी तरह का फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ भी नहीं है। तो सारों का मानना है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सम्मत है, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट है, किसी तरह का भारत के संविधान का वायलेशन नहीं है। ये राय जो भारत के 6 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय कमेटी के सामने आकर के उन्होंने दी। यही नहीं है, भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के करीब 3 न्यायाधीश और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी कमेटी के सामने उन्होंने बताया कि एक साथ चुनाव कराना देश के हित में है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट और फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। एक साथ चुनाव कराना ये देश के हित में है। इसके अलावा हमने बड़े बड़े जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकटरमण साहब भी आकर के कमेटी को एनलाइटन किया। कपिल सिब्बल भी आए जो सीनियर एडवोकेट हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी आए, वो भी सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने भी कमेटी को बताया। और उसके साथ में हरीश साल्वे जो कि बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट हैं, वो भी कमेटी के सामने है। तो हमने लीगल एक्सपर्ट्स को भी पूछा कि भाई ये संविधान के सम्मत है या नहीं। तो लगभग सभी की राय ये थी कि एक साथ चुनाव होना देश के हित के साथ साथ भारत के संविधान के सम्मत है, inconsistent with the it is a consistent with the Constitution of India, not against the mandate and provision of the Constitution of India। ये उनका मत था। जब हमने देखा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे जब 7 लाख करोड़ रुपए की बात होती है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे हमने
जो एनके सिंह, जो हमारे पहले फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी भी थे, सीनियर IAS ऑफिसर, उन लोगों को भी हमने सुना। और गीता गोपीनाथ जो वर्ल्ड बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो भी अमेरिका से आकर करके कमेटी को बताया। पंडिया जी, जो अरविंद पंडिया जी जो हैं, वो भी बाहर से आकर के कमेटी को बताया इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। और मोन्टेग सिंह अहलुवालिया जो है, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी कमेटी को बताया। और यही नहीं, और भी इकोनॉमिस्ट जो हैं हमारे, उनको भी सान्याल साहब को भी, जो अभी प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनको भी बुलाया। तो सारे, चाहे वही कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हों और चाहे इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो, सबको बुला के हमने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, और ये होता है तो देश को फायदा होता है। और इकोनॉमिस्ट ने भी यही बताया कि इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से भी फायदा होता है। जहाँ तक पूरे देश में जाके सुनने की बात है, क्योंकि यहाँ के चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे स्पीकर हों, और चाहे मंत्रीगण और हमारे विधानसभा के सदस्य हों, और चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, और चाहे चीफ सेक्रेटरी और सारे मंत्रालय के सेक्रेटरीज हों, और चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हो, सबको हमने सुना और सबसे हमने राय ली। क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स वगैरह से राय लेने का मतलब ये है कि क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरा गोवा को, आपके जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी हमने उनकी बात को भी सुना। और यही नहीं, सिर्फ गोवा में भी नहीं, हम महाराष्ट्र गए, उत्तराखंड गए, पंजाब गए, हिमाचल गए, हरियाणा गए, कर्नाटक गए और गुजरात गए। और अब गोवा के बाद में कमेटी जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, वहां भी सुनेंगे। तो सारे जनप्रतिनिधियों के और हर तरह के लोगों से कमेटी जो है उनसे सुन के उनकी विचार ले रही है। हमें विभिन्न जगह से बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सलाह मिली, राय मिली, विचार मिले, जो कि हम अपनी रिपोर्ट में कंसिडर करके उसको रखेंगे। क्योंकि इनके सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें जो मिले वो नेशनल इंटरेस्ट में है, और देश में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराना, खर्चा जो फालतू हो रहा वो बचेगा और देश की इकोनॉमी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ गवर्नेंस का भी टाइम मिलेगा, और जो इनकन्वीनियंस जो कॉज होती है, चाहे किसी सेक्टर का हो, 140 देशवासी हैं, उसमें से चाहे वोटर हो चाहे सिटीजन हो, उन सभी को फायदा है एक साथ चुनाव होने से। किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अलग अलग चुनाव होने से इन सभी लोगों को नुकसान है, चाहे सीधा हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस कॉज होती है। फायदा किसी को नहीं होता अलग अलग चुनाव कराने से। हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा हो, कोई सोच हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ, मैंने कई ऐसे अपोजिशन मेंबर से पूछा जो कि संसद में बैठते हैं, और उन्होंने मैंने जब पर्सनली पूछा तो मैं ये कह सकता हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के 80% लोग जो ये चाह रहे थे एक साथ चुनाव हो जाए, लेकिन उनके लीडर माने तो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे लगता है कि एक साथ चुनाव कराना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये अगर इसका रियल स्टेक होल्डर्स हम देखें तो आम जनता है। तो क्योंकि हमें एक नब्ज टटोलते हैं, हम अगर मान लो कि आम जनता क्यों चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये नहीं है कि विल ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टैंड है, तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है आम जनता की राय क्या है। आम जनता की राय सुन करके मैं आपको बताऊं कि हम जो 9 राज्य आज तक हमने कवर किए, उसमें आम जनता की राय 99% जो है, आम जनता सिविल सोसाइटी एक साथ चुनाव कराने के हैं, वो अलग अलग चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर विल ऑफ द पीपल ये चाहते हैं, जनता ये चाहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके लिए, जनता के लिए। तो अगर जनता ये चाहती है कि एक साथ चुनाव हो, तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता का जो नब्ज जो अगर वो जो नहीं पहचाना गया उसको नुकसान होगा। और
एक साथ चुनाव कराना नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सारी आम जनता और सिविल सोसाइटी इस बात को माने। अब आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझे, कोई क्लेरिफिकेशन हो तो जरूर मुझे पूछिए, उसका स्वागत है। अपोजिशन वाले जब बाहर बात करते हैं तो सीधा अपोज करते हैं इसीलिए, तो आप कमेटी के मेंबर्स आपके साथ हैं जो एक साथ मिलजुल कर हो रहा है, या अपोजिशन का जो अपोज है वो ठीक है? देखिए, कमेटी में मेंबर जो बैठते हैं वो बिल के बारे में, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने हमें बिल जो एग्जामिन के लिए भेजा है, हमें इसको एग्जामिन करना है और रिकमेंडेशन देनी है। एग्जामिनेशन करने का मतलब है इस बिल को अगर कहीं कमियां हैं तो उसको ठीक करना है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन का मतलब बिना उसकी कमियों को ठीक किए बिना रिकमेंडेशन देते हैं भेजते। तो चाहे पक्ष का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे एनडीए का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो ग्रुप का, या इंडिया अलायंस का हो, या किसी का भी हो, सारों का यही रहता है कि इस बिल में पूरी की पूरी चर्चा हो और चर्चा होने के बाद में रिकमेंडेशन हो। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बिल में कमी, अगर मान लो एनडीए का मेंबर जो उस बिल में कमी नहीं निकालेगा, जो जब हमें अगले कई सैकड़ों साल तक इस कानून ऐसा बढ़े, सैकड़ों साल तक चले, सबका इंटरेस्ट ये है, तो किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं होकर के उस बिल को ठीक करना, उसमें से कमियां निकाल करके उसको सही करना, ये कमेटी का काम है। और इसीलिए पार्लियामेंट ने हमारे पास भेजा कि इसको हम एग्जामिन करें। एग्जामिन करने के बाद हम अपनी रिकमेंडेशन दें, तो सारे मेंबर बैठ कर करके हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये रिकमेंडेशन जो है, क्या ये रिकमेंडेशन सही है कि नहीं है। तो उसमें रिकमेंडेशन किसी के पार्टी के हित में या अगेंस्ट में ऐसा नहीं है। वो रिकमेंडेशन जो होगी वो होगी कि भारत का संविधान सही रूप में कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें किसी पार्टी के इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। सभी सदस्य जो हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के, वन नेशन वन इलेक्शन वाले, सभी नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। राष्ट्र हित क्या होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो ये मानेंगे कि हमारे पहले जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ज्वाइंट कमेटी के लोग थे, उन्होंने जो बिल दिया है, कानून बनाया है, वो सैकड़ों साल चल रहा है, उसके तहत भारत का संविधान चल रहा है और देश चल रहा है। So when you talk about the one nation, one elections, and then you also speak about recommendations, how important it is for the committee when you talk about, say like Goa, when you talk about defection, for this type of challenges to be put up in this recommendation? Exactly. We will try to put up all the issues raised, and if the committee is of the opinion that the anti-defection law, which is raised by some of the members of the committee, even some of the civil society people like you, some of the media people, they have raised the issue with respect to the anti-defection law. There are some raised the issue that it may be neutralized in case of no confidence motion. Some have raised the issue that it should be tightened. Then certainly committee will take into consideration, although it is not within the mandate of the committee. But apart from the mandate of the committee, because this issue is directly and indirectly related to the one nation, one election, and so it is very important the committee can give the recommendation on it, because two challenges are before the committee. Since you have referred the anti-defection law, so it comes on the point number 2. Point number 1 is that how to synchronize the election. For synchronity, that all election, how we can bring together. And second is, once we bring all the election together, then how to maintain that synchronity and how to generate more stability in the government. So, government गिरे नहीं, उसमें stability के लिए क्या है? तो synchronization के लिए जो बिल में प्रावधान है, वो ये है कि जिस समय सपोज 2029 में पार्लियामेंट में फॉर्मेशन होकर पहली मीटिंग होती है, और कानून जो पहले 2029 के पहले बन जाता है, हमारी रिकमेंडेशन जाती है, पार्लियामेंट इसको सपोज लॉ बना देता है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा है। तो पहली मीटिंग जब लोकसभा की होगी 2029 को, सपोज 30 मई को होती है, एक उदाहरण के तौर पर 30
मई की मीटिंग में उसमें अपॉइंटेड डेट तय हो जाएगी, कैलेंडर तय हो गया कि 30 मई 2029 को पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। अब इस तारीख से पहले अगला 2034 का चुनाव होना चाहिए, ये कैलेंडर हो गया, वो अपॉइंटेड डेट हो गई। तो 2034 के पहले चुनाव हो जाना चाहिए 29 मई के। तो जो विधानसभा जो है जिनके चुनाव 2030 में है, 2031 में है, 2032 में है और 2033 में भी आ जाएगा, तो उन सभी के चुनाव 2034 को वापस हो गए। और या फिर ये हो सकता है 2029 में लॉ आ गया, उसके साथ साथ कुछ विधानसभा जो है अगर वो चाहें मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनको एडवाइस करें गवर्नर को कि भाई हम भी चुनाव जो है वो डिसॉल्व करते हैं हाउस, तो हो सकता है कि जो 20, 22, 25 चुनाव विधानसभाओं के चुनाव 2029 में साथ हो जाए, तो फिर बार जो है उनके टर्म होते 2 साल के लिए चुनाव के लिए जाने की जरूरत नहीं तो 2032 में या 2033 में जिसका टर्म एक्सपायर होगा तो उसका चुनाव 2034 तक ही होगा, ये होगा। लेकिन ये उनकी सरकारों पे निर्भर करता है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। कमेटी हम अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन ये सरकारों पे निर्भर करता है कि उस समय साथ करा सकते हैं। तो एक तो हो गया सिंक्रोनाइज। अब एक बार होने के बाद चुनाव सारे 2034 में सपोज हो गए, सारा 2034 तक सबके चुनाव साथ हो गए। अब नेक्स्ट चुनाव जो 2039 का आएगा, उसके पहले 2034 और 39 के पहले अगर कोई विधानसभा गिरती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है या कोई और कारण से डिसॉल्व हो जाती है, तो जितने कार्यकाल के लिए टर्म के लिए उस विधानसभा ने पूरा कर लिया है, जैसे 5 साल में से 2 साल पूरा कर लिया और सरकार के लिए चुनाव वापस हो गए, चुनाव वापस अगर होंगे तो वो जो शेष अवधि रही है 3 साल की उसके लिए होगी। तो इसीलिए ये समझना आपको जरूरी है कि 5 साल के लिए चुनाव नहीं होंगे, शेष अवधि रही वो उसी के लिए होंगे, तभी तो हमारा कैलेंडर मेंटेन होगा। तभी तो लोकसभा का, अगर लोकसभा भी कहीं भंग हो जाती तो लोकसभा के 2 साल के बाद भंग हो जाती तो लोकसभा का चुनाव भी 3 साल के लिए होगा, क्योंकि जो कैलेंडर फिक्स हो गया है वो कैलेंडर हमेशा मेंटेन रहेगा। उस कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम, किसी के चुनाव कभी होते हैं उसमें अगर डिसॉल्व हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, हाउस भंग हो जाता है, उसके बाद में उसके चुनाव अगर होते हैं तो सिर्फ कार्यकाल के लिए होगा, अवधि के लिए होगा, रिमाइंडर टर्म के लिए ही होगा। तो इसीलिए एक आम रिप्रेजेंटेटिव में डेटरेंट होगा ये कि भाई कि वो अविश्वास प्रस्ताव जो है बहुत ही लाइटली ले आते हैं, वो नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है वापस चुनाव में जाएंगे तो शेष पीरियड 1 या 2 साल रहा उसके लिए होगा, तो इसीलिए वो संभावना नहीं। और वैसे भी अभी हम देखते हैं कि जब 2 टर्म 10 साल तक मनमोहन सिंह जी, 15 साल तक मोदी जी हो जाएंगे और आगे भी होंगे, तो कहने का मतलब है 25 साल तक हम देखते हैं क्या अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकारें गई नहीं देखते। अब दिनों दिन वोटर में हमें मैच्योरिटी आ गई है और वोटर जब देता है वोट, वो सोच समझ करके वो एक तरफा का काम करता है। तो इसीलिए सरकार जो है स्टेबल सरकार आ रही है और भविष्य में भी स्टेबल सरकारें आएगी। तो अविश्वास एक एक्सेप्शन होगा, तो उस एक्सेप्शन की वजह से ऐसा नहीं कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं करें, कैसा आप कभी सरकार गिरती तो क्या होगा, तो उस एग्जाम्पल की वजह से ऐसा नहीं कि बड़ा ये नहीं करें, सरकार तो गिरती है। अगर आप आज की तारीख में भले भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं हो, लेकिन लोकसभा के द्वारा बनाया हुआ रूल है उसके द्वारा है। आज अगर सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, क्या गारंटी कि वो 5 साल रहेगी? जनता ने तो 5 साल तक चुना, लेकिन अगर 2 साल में उसका अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो जनता ने 5 साल तक चुना। कई लोगों ने कहा साहब सरकार 5 साल तक चुनते हैं, लेकिन कम टाइम तक सिंक्रोनाइज करने के लिए अभी साथ क्यों कर रहे हैं या रिमाइंडर टाइम के लिए क्यों कर रहे हैं? तो आप जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी, लेकिन 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव आ गया या 1 साल में आ गया, सरकार गिर गई, फिर चुनाव हो गया, फिर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, फिर 1 साल के बाद में फिर वापस चुनाव हो गया। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है।
तो कहने का मतलब है कि जब प्रजातंत्र में जो हमने वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट का अडॉप्ट किया इंग्लैंड से, वो सिस्टम हमारा है, उनका भी सिस्टम ये है। तो डेमोक्रेसी में ये जो है ये पॉसिबल है। अविश्वास प्रस्ताव भी है, तो अविश्वास प्रस्ताव को कम कैसे किया जा सकता है? कई बार ये सोचा जाए भाई कि जर्मन मॉडल जो है, जो कंस्ट्रक्टिव अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसके साथ विश्वास प्रस्ताव भी आना चाहिए। तो अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव दोनों ही साथ डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में या विधानसभा में। अगर दोनों पास होता है कि यस अविश्वास हो गया और विश्वास किस पे हो गया, तो कहीं पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। एक ये भी आता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उसमें हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुनाव हो सकता है। और जो अभी आज की तारीख में आर्टिकल 85(2) और आर्टिकल 174 कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से राष्ट्रपति या गवर्नर जो भी हो, उनकी एडवाइस जो है बाइंडिंग है। उनकी एडवाइस के आधार पे मेजॉरिटी होते हुए भी सरकार को बंद कर करके विधानसभा या लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो उसको भी हम देख रहे हैं कि भाई इसमें भी थोड़ा, अगर हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रहे और 2 साल के 3 साल के लिए चुनाव नहीं हो, तो इसको भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी क्या प्रावधान किए जा सके कि भारत के संविधान का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसमें भी सुधार कर करके कुछ जोड़ा जा सकेगा। तो कमेटी जोड़ने के लिए रिकमेंडेशन देगी सबके कंसेंसस के आधार पर। और कोई सवाल है? सर, गोवा में जो अब 2 दिन का जो स्टडी टूर रहा है, आपके हिसाब से गोवा का क्या कंसेंसस है? वन नेशन देखिए, गोवा में हमने सबको सुना, बहुत खुशी की बात है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा, चाहे आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कोई स्टैंड हो सकता है जो उन्होंने भले देश के हित में हो या नहीं, उनको कंसर्न नहीं, उनको कंसर्न तो है कि उनके नेता का स्टैंड क्या है। वो स्टैंड हो सकता है, वो अपवाद है, एक एक्सेप्शन को छोड़ दो। बाकी हमने आपके साथ में आज डिस्कस किया, आपके सामने देख लीजिए, आप सभी ने कहा कि हम मीडिया के लोग हैं, लेकिन कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ में, कुछ सेफ गार्ड के साथ में बिल में वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत आपने भी की। उसके अलावा पद्मा अवार्डी है, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, और जो गवर्नमेंट के लोग आए हैं उसमें हमारे पास में माननीय मुख्यमंत्री जी और स्पीकर और उनके मिनिस्टर्स और उनके एमएलए वगैरह भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। तो सबका मानना है, एक्सेप्शन का मैंने कहा एक पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, लेकिन सबका मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना देश हित में है। और उन्होंने देश हित की बात की, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट को देखा। सर, आपको हाउ डू यू सी दिस डिफेक्शन थिंग व्हिच हैज कम अगेन एंड अगेन, वेदर इट इज फ्रॉम लास्ट साइड, व्हेन आई टॉक अबाउट गोवा, क्योंकि बार-बार यही सवाल दोहराया जा रहा है। देखिए, जहां तक डिफेक्शन की बात है, अगर डिफेक्शन के लिए 10 शेड्यूल बना हुआ है, उस 10 शेड्यूल के कानून के तहत में जो लोकसभा ने बनाया उसके तहत नहीं है, तो मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर उसके तहत में है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो लॉ के तहत होगा। और फिर कई सदस्यों ने, फिर कई लोगों ने, हमने सिविल सोसाइटी के लोगों को सुना, उनका मानना है कि डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ संशोधन होने चाहिए जिससे इसको और भी मजबूत किया जाए, जिससे कि डिफेक्शन के चांसेस नहीं रहे। तो ये पार्लियामेंट में है, हम हमारी रिपोर्ट में अगर कमेटी मुझे समझेगी तो जरूर हम हमारी तरफ से अनुशंसा करेंगे, लेकिन इसको कानून बनाने का काम लोकसभा के पास है। और मुझे हमें विश्वास है कि कमेटी की जो अनुशंसा होती है, रिकमेंडेशन होती है, उसमें लोकसभा भी बहुत ही उसकी संज्ञान लेने की बात का ध्यान से देखती है, और चांस ये होता है कि वो कानून के रूप में भी आता है। सो गोवा में इसे रिकमेंडेशन ये भी जा रहा है डिफेक्शन को। बिल्कुल, ये रिकमेंडेशन तो और जगह भी आया है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे और हमारी तरफ से हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल का पार्ट नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ,
लेकिन क्योंकि ये सुनवाई के वक्त हमारे सामने आया है तो हमारी ड्यूटी है कि उसको हम साथ रखें, उसको भी रिकमेंडेशन का पार्ट बनाने का कमेटी प्रयास करेगी। सर, कई बार विपक्ष पक्ष के ओर से भी कहा गया है कि अगर ये अमेंडमेंट पास होता है तो जो संघीय ढांचे हैं और राज्य सरकारें हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। इसको कैसे ये कमेटी? देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है, इसमें जो एक साथ चुनाव कराने की बात है, मतलब ये है कि चुनाव की तारीख लोकसभा और विधानसभा के साथ अगर 4 चुनाव जो हैं जनरल इलेक्शन 1952 से 77 तक हुए लोकसभा और विधानसभा के, अगर हम यही एनालॉजी सोचें कि भाई 7 चुनाव होने से संघीय ढांचा का अवहेलना है, तो क्या उस समय अवहेलना थी? क्या 7 विधानसभा को बंद कर करके प्रीमेच्योर कांग्रेस ने 7 चुनाव कराने के लिए लोकसभा और विधानसभा के लिए कार्रवाई की? क्या वो संघीय ढांचा के खिलाफ है? और धीरे धीरे काफी प्रदेशों के जो विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ हुए, सभी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कम होते हुए आज 4 और 5 विधानसभाओं के चुनाव तो साथ हैं। क्या उनके चुनाव साथ होना संघीय ढांचा के खिलाफ है? तो इसीलिए ये कोई शेड्यूल है, तारीख है, एक टाइम टेबल है चुनाव का। इससे राज्यों के अधिकार हैं, जो लिस्ट है, लिस्ट 1, 2, 3, 1 तो यूनियन की है, 2 जो है स्टेट की है, 3 कॉन्करेंट है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उस लिस्ट में किसी तरह का रद्दोबदल नहीं किया गया, कोई भी स्टेट की राज्य सरकार की पावर को नहीं लिया गया, सिर्फ कैलेंडर सेट किया जा रहा है भारत के संविधान के तहत में कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।